Hello, friends. This is the seventh lecture of Science and Technology, and the topic is health. The topic is health. आई होप यूपीएससी आप लोगों को नोटिस मिल गया होगा कि यूपीएससी पोस्टपोन हो गया है. सो आप अपनी उस स्ट्रैटेजी उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं बिकॉज देर आर अभी 4 मंथ्स हैं आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए. तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो भी प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट है कि उनका निकली जाएगा तो वो अपना मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मेंस पिछली बार की तरह जनवरी में ही होगा. तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए. मेंस में आंसर राइटिंग सबसे पहली बात है. ऑप्शनल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. सो ऑप्शनल आप अच्छे से रेडी कर लीजिए अपना, कि आपको सिर्फ रिवाइज करने को रह जाए. तो मेंस की तैयारी कर लीजिए. एंड आप ऐसा कर सकते हैं कि जुलाई 15 या जुलाई एंड तक आप इसकी तैयारी करें मेंस की, एंड देन उसके बाद आप प्रीलिम्स में फोकस कर सकते हैं. और जो प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंट नहीं है तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि वो भी मेंस का आप एक ऐसा डिवीज़न कर लीजिए टाइम का, कि आधा जो है आप मेंस की तैयारी करें आधे टाइम में, और आधे टाइम में आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ें. तो जैसे कि टेस्ट ज़्यादा सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा सॉल्व करिए जिससे आपको बेनिफिट हो. और दूसरी बात, मॉक टेस्ट सॉल्व करना ही ज़रूरी नहीं है, मॉक टेस्ट को रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है. तो इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं. सो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा, थोड़ा बहुत चीज़ें जो मैंने बताई. लेट्स कम टू द टॉपिक. द टॉपिक इज़ फूड एंड हेल्थ. तो पहला टॉपिक है ट्रांस फैट. फ़ैट होते क्या है? फ़ैट जो होते हैं वो एक एनर्जी का सोर्स होते हैं. ठीक है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो फैट्स जो होते हैं ये सोर्स होते हैं एनर्जी के, जो कि वाइटामिन को एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, और वो क्या होते हैं? वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. 3 टाइप्स के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन, एंड तीसरा होता है फैट्स. तो फैट्स जो होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, और वो क्या प्रोवाइड करता है? हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है और वाइटामिन को एब्जॉर्व करता है. ठीक है, हियर आई एम रिटन दिस. सो आई होप इट इज़ यूजफुल. नाउ लेट्स कम टू द व्हाट इज़ फैटी एसिड्स. ठीक है, क्योंकि आपको ट्रांस फैट समझने से पहले अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड पता होना चाहिए. तो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. पहला होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैट्स होते हैं जहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब जहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं. फॉर एग्जांपल सी जो है और एच से जो कंबाइन है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है, वहाँ पे एच रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो सिंगल बॉन्डेड एटम होते हैं. सिंगल बॉन्डेड फैटी एसिड्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ठीक है, जो कि हमारे गुड फैटी एसिड्स होते हैं. ठीक है, देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, सी डबल बॉन्ड सी एंड देन एच चारों तरफ. ठीक है, तो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द व्हाट इज़ ट्रांस फैट. बट लेट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़, हमको ये पता होना चाहिए. तो WHO ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, काउंट डाउन टू 2023 ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020 की. ये किसकी रिपोर्ट है? WHO की रिपोर्ट है. नाउ लेट्स कम टू द व्हाट आर ट्रांस फैट. ट्रांस फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. अभी मैंने बताया कि एक एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो उनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं. तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि या तो नेचुरली हमको मिल जाते हैं, नेचुरल सोर्स होते हैं, या इंडस्ट्रियल सोर्स होते हैं. नेचुरल अकरिंग सोर्स क्या होते हैं? जैसे हमारा मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीट हो गए, तो ये नेचुरल है जो हमको ट्रांस फैट मिलता है. ठीक है, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट कौन से होते हैं? जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजनेशन, आपने पार्शियली हाइड्रोजनेटेड पढ़ा होगा. तो जब हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, जो कि लिक्विड को किस में कन्वर्ट करता है? सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो रिजल्टिंग इनटू पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल बनाता है. दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट. ठीक है, जो लिक्विड को किस में? सॉलिड में चेंज कर देता है और हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं. ठीक है, जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड जो ट्रांस फैट है वो जनरली हमारे वेजिटेबल फैट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि घी हो गया, ठीक है, बटर हो गया, जो हमारे बेक्ड फूड्स हो गए, ठीक है, जो हमारे स्नैक्स हो गए, तो उन सब में हमको इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट मिलते हैं. फिर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के, क्योंकि लिक्विड को अगर सॉलिड में चेंज कर देंगे तो लिक्विड हमारा ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, बट सॉलिड जो है हमारा ज़्यादा दिन तक शेल्फ लाइफ उसकी बनी रहेगी, और वो चीपर होगा एज़ कंपेरिजन टू द अदर फैट्स. ठीक है, तो चीपर होगा. ठीक है, इन इंडिया जो है वनस्पति, देसी घी, बटर और मार्गरीन आर मेन सोर्सेज ऑफ ट्रांस फैट होते हैं. जब हम सैचुरेटेड एसिड की बात करें तो सैचुरेटेड फैट्स जो होता है वो
वो हमारे जनरली हेल्दी होते हैं, और अनसेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं एलडीएल लेवल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, और डिक्रीज़ कर देते हैं एचडीएल लेवल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, जो भी ट्रांस फैट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, और आर लिंक टू इंसुलिन रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक है, डब्ल्यू ने रिकमेंड किया है कि आपको ट्रांस फैट इंटेक जो है आपको लिमिट करना है 1% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक। ठीक है, आप जितना भी एनर्जी ले रहे हो, जितना भी फैट ले रहे हो, उसमें से ट्रांस फैट आपको 1% कर देना है। ठीक है, विच इज़ लेस देन 2.2 ग्राम पर डे, विच इज़ 200 विथ अ 2000 कैलोरी डाइट। ठीक है, 2000 कैलोरी डाइट के साथ आपको जो ट्रांस फैट है उसको आपको सिर्फ 2.2 ग्राम पर डे ही लेना है, आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है ये। नाउ लेट्स कम टू द रिपोर्ट, व्हाट इज द बैकग्राउंड। इन 2018 में डब्ल्यूएचओ ने अपना टारगेट बताया था कि इंडस्ट्रियली जो प्रोड्यूस ट्रांस फैट होते हैं उनको हमको 2023 तक एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ का टारगेट क्या है, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट होंगे उसको 2023 तक हमको एलिमिनेट करना है। ओके, और डब्ल्यूएचओ की एक रिप्लेस एक्शन वो है, प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया है एक रोड मैप कि आप ट्रांस फैट कैसे एलिमिनेट कर सकते हो फ्रॉम द फूड सप्लाई। ठीक है, तो अंडर रिप्लेस फ्रेमवर्क द 6 एरियाज ऑफ एक्शन इंक्लूड। ठीक है, 6 एरियाज एक्शन कौन कौन से इंक्लूडेड है। रिप्लेस स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्लेस स्ट्रेटजी जो है वो किससे रिलेटेड है, ट्रांस फैट से रिलेटेड है। ठीक है, रिप्लेस का फर्स्ट होता है रिव्यू। सबसे पहले आप रिव्यू करो कितना डाइटरी पैटर्न्स है आपका, क्या क्या डाइटरी सोर्सेज से आप फैट्स ले रहे हो, क्या क्या ट्रांस फैट के सोर्सेज हैं। ठीक है, देन प्रमोट क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट जो है उनको हेल्दियर ऑयल में कन्वर्ट करके आपको यूज़ करना है। ठीक है, उसको प्रमोट करिए। फिर लेजिस्लेट, एक रेगुलेटरी एक्शन बनाइए जिसके कारण आप एलिमिनेट कर सकें इंडस्ट्री प्रोड्यूस ट्रांस फैट। फिर एक्सेस, ठीक है, जो भी लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनको ट्रांस फैट जो है उनको ना प्रोवाइड करके उसका गुड क्वालिटी फैट जो है वो प्रोवाइड करें, तो कंजम्पशन के लिए एक्सेस करें। दूसरा, अवेयरनेस क्रिएट क्या करना है, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है फॉर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जो ट्रांस फैट होते हैं उसके कारण, एंड एनफोर्स क्या करना है, पॉलिसीज और रेगुलेशंस जो आपने बनाई है उसको एनफोर्स करना है। नाउ लेट्स कम टू द इंडिया के क्या क्या टारगेट है ट्रांस फैट को लेकर। ये तो था डब्ल्यूएचओ का टारगेट। ठीक है, तो इंडिया का जो टारगेट है, तो इंडिया जो है ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना चाहता है, इंडस्ट्री प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट है उसको रिड्यूस करना चाहता है 2% बाई 2022, जो कि वे अहेड है 1 ईयर बाई डब्ल्यूएचओ टारगेट। तो डब्ल्यूएचओ का टारगेट क्या था कि वो इंडस्ट्री प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट है उसको 2023 तक एलिमिनेट करेंगे, और इंडिया का टारगेट क्या है कि वो रिड्यूस करेगा 2% एवरी ईयर बाई 2022 तक क्या ट्रांस फैट इन अ फेज्ड मैनर। ठीक है, तो इंडिया का 2022 और उसका डब्ल्यूएचओ का 2023। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द एफएसएसआई ने अभी लिमिट कर दिया है कि जो ट्रांस फैट कंटेंट होना चाहिए फैट्स और ऑयल में वो कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए। ठीक है, ये लिमिट कर दिया है, जिसमें से ऑयल और फैट्स का 3% होना चाहिए बाई 2021, एंड 2% किसका होना चाहिए, 2% बाई 2022। ठीक है, 2021 तक आप 3% करिए और 2022 तक 2% करिए फॉर द करेंट परमिसिबल लिमिट ऑफ 5%। फिर एफएसएसआई ने इसी के लिए क्या दो स्कीम लॉन्च की, दो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला है ईट राइट मूवमेंट, जो कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल आपको कितना कम करना है, 30% कम करना है बाई इन 3 ईयर्स। 3 साल में आपको 30% क्या कम करना है, 3 चीज़ें, सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल। आप अच्छे से याद कर लीजिए, ईट राइट मूवमेंट के अंदर हमको क्या कट करना है, सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल कंजम्पशन जो कट करना है कितना कम करना है, 30 ईयर्स इन 3 ईयर्स में कम करना है। ठीक है, और दूसरा जो इनिशिएटिव है हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन। इट इज़ अ कैंपेन सिटीजन्स को ये बताने के लिए कि ट्रांस फैट जो है कंज्यूम करते हैं कितने हेल्थ हजार्ड्स रिलेटेड है उससे, और उनको स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करने के लिए कि वो जो है ट्रांस फैट जो है उसको एलिमिनेट करे, रिमूव करे फ्रॉम द हेल्दियर अल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट अटैक रिवाइंड एग्रीमेंट। फिर एफएसएसआई ने ट्रांस फैट फ्री लोगो भी बनाया है, जो भी फूड इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी आउटलेट्स हैं वो ट्रांस फैट फ्री लोगो यूज़ करेंगे, जिनका जो वो इंडस्ट्रियल जो ट्रांस फैट है वो मोर देन 0.2 ग्राम 100, जिनका इंडस्ट्रियल जो ट्रांस फैट है वो 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम से कम है, और वो ट्रांस फैट फ्री लोगो अपने आउटलेट्स में
डिस्प्ले करेंगे और अपने फूड प्रोडक्ट्स में डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ एफएसएसआई फॉर रिड्यूसिंग द ट्रांस फैट एंड ऑल। नाउ लेट्स कम टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बना वो एक्ट के अंदर बना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जो कि बहुत सारे एक्ट्स को सब्ज्यूम किया, ठीक है। सब बहुत सारे एक्ट को रिपील्ड करके एक एक्ट बनाया गया कि आप एक एक्ट के अंदर कंसोलिडेट तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सके। एफएसएसआई जो है वो इसलिए क्रिएट किया गया कि वो मैन्युफैक्चर जो है, इंपोर्ट है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टोरेज है फूड प्रोडक्ट्स का, उसको रेगुलेट कर सके, जो कि ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और एक रेफरेंस पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट बना सके जहाँ पे सारे मैटर्स जो है, फूड रिलेटेड मैटर्स जो है, एक जगह आके वो बनाए और एक स्टैंडर्ड बनाए। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफएसएसआई, ठीक है। एफएसएसआई की एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट इज़ इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट रिमेंबर इट। सो नाउ लेट्स कम टू द, आई होप आई हैव कवर्ड ट्रांस फैट जो है होता क्या है, WHO का क्या टारगेट है, रिप्लेस स्ट्रैटेजी WHO की है, इंडिया के क्या टारगेट्स हैं, ठीक है। इंडिया जो है वे अहेड है WHO के टारगेट से। फिर उसके बाद एफएसएसआई ने लिमिट किया है 5%, एंड 2 इनिशिएटिव, ईट राइट मूवमेंट एंड हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन क्या होते हैं, फ्री लोगो क्या होते हैं। फिर एफएसएसआई एक्ट के अंदर क्या रेगुलेट, बहुत सारे एक्ट हैं। एफएसएसआई जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20। इट इज़ अ इंडेक्स रिलीज बाई हु? एफएसएसआई, ठीक है। एफएसएसआई ने रिलीज़ की है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20। जब भी कोई इंडेक्स रिलीज़ होता है तो वो क्या करता है, स्टेट्स और हमारे जो यूटीज़ हैं उनके बीच में कंपटीशन करवाता है और उनको इवेलुएट करता है किसी स्टैंडर्ड में। तो ये किस स्टैंडर्ड में इवेलुएट करेगा? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड में ये इवेलुएट करेगा, ठीक है। इसमें 5 इंडिकेटर्स हैं जो ये यूज़ करता है, ठीक है। तो 5 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। फूड टेस्टिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कंप्लायंस एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, ठीक है। और इनके वेटेज भी ज़रूरी नहीं है, बट यू मस्ट एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। बट इनके जो 5 इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, फूड टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वेलेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा एंड कंप्लायंस, ओके। नाउ लेट्स कम टू द रिपोर्ट ने क्या बताया है कि जो भी स्टेट्स हैं उनको कंपटीशन करवाया और फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड के अक्रॉस में उनको रैंकिंग दी। तो लार्ज 3 टाइप की 3 कैटेगरीज में वो रैंकिंग देते हैं। पहला कैटेगरीज है लार्ज स्टेट, दूसरा कैटेगरीज है स्मॉल स्टेट एंड तीसरा है यूटीज़। तो पहले में उन्होंने गुजरात जो है लार्ज स्टेट में टॉप किया है, फॉलोड बाई तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। एंड देन स्मॉल स्टेट में गोवा ने टॉप किया है, बाई मणिपुर, फॉलोड बाई मणिपुर एंड मेघालय, ठीक है। उसके बाद मणिपुर, एंड यूटीज़ में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। तो फर्स्ट स्टेट तो आपको याद ही होना चाहिए जनरली, वैसे आपको तीनों याद होना चाहिए क्योंकि आपको कभी कभार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए कि लार्ज स्टेट में गुजरात ने टॉप किया है, एंड स्मॉल स्टेट में गोवा ने टॉप किया है, एंड यूटीज़ में चंडीगढ़, एंड फॉलोड बाई दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार, okay. Now let's come to the what are the initiative launched by FSSAI for the फूड सेफ्टी। तो ईट राइट मूवमेंट अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि ईट राइट मूवमेंट किस लिए लॉन्च किया है, पब्लिक हेल्थ इंडिया की इंप्रूव करने के लिए। दूसरा चीज़ सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल कंजम्पशन आपको 30% डिक्रीज करना है इन 3 years, ठीक है। नाउ ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, भोग हम किसे लगाते हैं जनरली? भगवान को लगाते हैं। तो भोग जो है ये किस लिए लॉन्च किया है? एफएसएसआई ने लॉन्च किया है कि जो प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, जो भी टेम्पल्स हैं, वहाँ पे क्या करना है आपको, एक फूड सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि जो भी आप भोग लगाते हो उनको, और जो भी फिर उसके बाद पीपल्स में बांटते हो, तो वो जो है वो एक हाइजीन स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसे एक फूड सेफ्टी मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर देन हाइजीन रेटिंग स्कीम जो है, इट इज़ अन क्या है, ऑनलाइन रेटिंग प्रोसेस है जहाँ पे कस्टमर को अलाउ करते हैं कि आप एक इन्फॉर्म चॉइस करिए कि आपको किस रेस्टोरेंट में ईट करना चाहिए, कहाँ पे कौन सी प्लेसेस हैं अच्छी हैं और किस प्लेसेस को एनकरेज करना चाहिए, और इल्बन जो भी डिसीज़ हैं उनको कम करना चाहिए, फूड बॉर्न इलनेस डिसीज़ जो होती हैं उनको कम करना चाहिए, ठीक है। तो हाइजीन रेटिंग स्कीम है जहाँ पे इसका एम यही है कि जो पर्सन है, जो कस्टमर्स हैं, उनको ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट रेटिंग स्कीम है जहाँ पे वो रेटिंग कर सके कि कहाँ पे हमको फूड ज़्यादा रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, खाना चाहिए जहाँ पे हाइजीनिक हो और बिल्कुल इफ़ेक्ट्स ना हो ज़्यादा, तो इसलिए हाइजीन रेटिंग स्कीम। देन
हार्ट अटैक रिवाइंड स्कीम, अभी मैंने पढ़ा कि हार्ट अटैक रिवाइंड स्कीम क्या है, अवेयरनेस इंक्रीज करना, ठीक है। मास कैंपेन है फॉर एलिमिनेटिंग ट्रांस फैट बाय 2022। देन एफएसएसआई चिप्स, ठीक है। एफएसएसआई ने अभी जॉइंट कोलैबोरेशन किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हिंदुस्तान अनलिमिटेड के साथ, इनिशिएटिव जो है ऑन फूड सेफ्टी साइंसेस के लिए। इसमें क्या करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो साइंस बेस्ड फूड सेफ्टी कंट्री में एनहांस करती हैं, ठीक है, और प्रोटेक्ट करती हैं कंज्यूमर्स को, और एक इनोवेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, ठीक है। देन फूड सेफ्टी कंप्लाइंस सिस्टम जो है, इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड अपग्रेडेड फूड सेफ्टी कंप्लाइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम, इंटरनेट कनेक्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि हमको एक रेगुलेटरी और मेजर्स बताता है जो एफएसएसआई ने हमको बताए हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इट विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग फूड लाइसेंस है और रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उनको रिप्लेस करेगा। ये पैन इंडिया इंटीग्रेट रिस्पॉन्स है, जहाँ पे फूड फ्रॉड्स जो हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो रजिस्टर की जाती हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, एरर्स को एलिमिनेट करेगा और लाइसेंस ग्रांट करेगा किनको, जो भी फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फूड प्रोडक्ट्स लिस्ट बना सके अंडर द फूड सेफ्टी कंप्लाइंस एंड सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज़ द इंडेक्स पूछे जाते हैं हर बार, एक इंडेक्स कुछ ना कुछ आता है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, एफएसएसआई ने लॉन्च किया है। नाउ लेट्स कम टू द फूड एडल्ट्रेशन। हम पढ़ते रहते हैं कि कभी कभार होता है कि फूड एडल्ट्रेशन किया जाता है। फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि वाई इट इज़ इन न्यूज़। तो फूड एडल्ट्रेशन जो न्यूज़ में है, क्योंकि जो हमारे हनी सोल्ड किए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत मेजर ब्रांड्स से जितने भी ब्रांड्स हैं वो हनी सोल्ड करते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं ये लोग, फाउंड अडल्ट्रेट। वो हनी सोल्ड जो किया जाता है, हनी जो बेचा जाता है, उसमें उन्होंने शुगर सिरप मिलाया है, जो कि एडल्ट्रेट होता है, ठीक है। तो फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये फूड एडल्ट्रेशन का मतलब है कि ऐसा कुछ मिक्स करना जो कि पुअर क्वालिटी का हो, ठीक है, जो पर्सन को हार्म करे, ठीक है, और जनरली सब स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हो, वो जो है वो ऐड किया जाता है या तो फूड या तो नॉन फूड आइटम्स में, ठीक है। फूड आइटम्स, मेडिसिन, वेजिटेबल पेस्ट, क्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ फेमस ब्रांड्स, ये सब एडल्ट्रेट किया जाते हैं। जनरली फूड एडल्ट्रेशन इसलिए किया जाता है कि कंपनीज़ को क्या है कि प्रॉफिट बढ़ाना होता है। दूसरी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वो जब भी कुछ ऐड करेंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, और डिमांड की वजह से ये सब करते हैं। जनरली डिमांड कभी कभार होता है, बट जनरली होता है कि वो प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए अपना फूड एडल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में है इसलिए क्योंकि अभी हमने देखा कि जो बहुत सारे हनी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बड़े बड़े ब्रांड के, उनको एडल्ट किया गया है बाय यूजिंग गोल्डन सिरप, ठीक है, शुगर सिरप और राइस सिरप जो है उसमें ऐड करके, ठीक है, जो कि कहाँ से प्रोक्योर करते हो, चाइना से, एंड इंडिया में भी बनता है। तो फाइंडिंग जो है किसके पार्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का पार्ट है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू दिल्ली में है। ये एडल्ट्रेशन जो है हनी में किससे ट्रेस करते हैं, हम किससे पता लगाते हैं कि हनी में ये एडल्ट्रेशन हुआ है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से ट्रेस मार्कर फॉर राइस, स्पेसिफिक मार्कर फॉर राइस सिरप टेस्ट, एंड C3 C4 एंड ऑलिगोसेकेराइड शुगर टेस्ट। स्टिल क्या होते हैं, कुछ शुगर्स जो हैं जो एडल्ट किया गया है हनी में, वो एडल्ट्रेशन टेस्ट पास कर गए हैं अंडर द एफएसएसआई एक्ट के अंदर, ठीक है, एफएसएसआई स्टैंडर्ड 2020 के अंदर, फिर भी वो पास कर गए हैं, उसमें फिर भी एडल्ट्रेशन के कारण। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ये एक टेक्निक होती है केमिस्ट्री, जो कि हमको क्या बताती है, कंटेंट क्या है हमारे फूड आइटम्स में, क्या कंटेंट मिला है, सैंपल की प्योरिटी कितनी है, ठीक है, और उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बताती है। ये जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव स्क्रीनिंग टेक्निक अलाउज फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव स्क्रीनिंग एंड क्वांटिफिकेशन जो है वो दोनों का करती है, इंग्रेडिएंट्स का भी, और उसमें अनएंटिसिपेटेड जो कंटामिनेंट्स हैं और एडल्ट्रेंट हैं उनका भी। तो यहाँ पे ये चार्ट है कॉमन फूड एडल्ट्रेशन, तो यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस, बट एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा कि मे बी कभी कभार अनएक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सो रीड आउट कर लीजिएगा। देन कम टू द रेगुलेशन स्टेप्स जो एफएसएसआई ने लिए हैं फॉर फूड एडल्ट्रेशन। एफएसएसआई एक्ट के अंदर 2006 के अंदर उन्होंने पेनल्टी इम्पोज की है। उन्होंने एक डार्ट टेस्ट निकाला है फॉर क्विक
किसके लिए, डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेंट के लिए। हर फूड आइटम्स में एडल्ट्रेंट्स कितना मिला है तो उसके डिटेक्शन के लिए डार्ट टेस्ट निकाला है, डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विथ रैपिड टेस्ट। ये याद कर लीजिएगा, डार्ट टेस्ट किसके लिए है, एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए। एफएसएसआई ने डायरेक्टिव्स रिलीज़ किए हैं कि जो है डायरेक्टिव्स रिलीज़ किए हैं ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गोल्डन सिरप, इन्वर्टेड शुगर सिरप, राइस सिरप, जो कि हमारे हनी में यूज़ होते हैं। फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये 3 क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ बनाता है नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि जो कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा स्पीडी प्रोसेस में रिड्रेसल कर सके। फिर कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन जो है ये फूड से रिलेटेड है, तो आप याद कर लीजिएगा, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है फूड से रिलेटेड है। ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड है, गाइडलाइंस है और प्रैक्टिस है जो कि हर कंट्रीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू सेफ्टी एंड क्वालिटी रिलेटेड टू फूड स्टैंडर्ड। देन हार्मोनाइज कोड होता है जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन देती है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ गुड दैट इज शिफ्ट, सो सर्टेन आइटम्स दैट आर यूज्ड फॉर एडल्ट्रेंट कैन बी स्क्रूटनाइज, ठीक है। जो भी उसमें एडल्ट्रेंट मिला है उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए हार्मोनाइज कोड। आप मुझे बताइएगा अभी रिसेंटली किसको हार्मोनाइज कोड दिया है रिसेंटली में, ठीक है, पिछले साल ही दिया है। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। नाउ लेट्स कम टू द ड्राफ्ट फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड बिल 2020, ठीक है। यहाँ पे पहले ये पढ़ लेते हैं। फूड इज़ डिक्लेयर्ड एडल्ट्रेट। फूड कब डिक्लेयर होता है एडल्ट्रेट, अगर कोई सब्सटेंस ऐड किया गया हो जो कि इंजरियस हो हमारे हेल्थ को, और दूसरा डेप्रिशिएट कर दे क्वालिटी किसकी, सब्सटेंस की, ठीक है, चीपर हो, इन्फीरियर हो, जनरली अ वैल्यूएबल नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट हैज़ बिन होली और पार्टली अब्स्ट्रैक्टेड, जो भी उसमें नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट थे उसको कम कर दिया गया हो, इमिटेशंस हो, ठीक है, कलर उसका चेंज हो गया हो, अपीयरेंस उसका चेंज हो गया हो, ठीक है, वॉट एवर रीज़न इट्स क्वालिटी इज़ बिलो द स्टैंडर्ड, और किसी भी रीज़न की वजह से उसकी क्वालिटी जो है बिलो स्टैंडर्ड हो गई तो फूड एडल्ट्रेशन हम इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट बिल 2020। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी फूड एंड सेफ्टी जो एक्ट है उसको अमेंड किया है 2006 वाले को। उन्होंने क्या हुआ, एफएसएसआई की जो है कुछ लिमिटेशंस थी, उनके पास पावर नहीं थी, ठीक है, और पेनल्टी जो थी वो बहुत कम थी लोगों को देने के लिए, ठीक है, वायलेशंस के लिए, उनके रूल्स के ना फॉलो करने के लिए। तो एफएसएसआई ने जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने एफएसएसआई की पावर एनहांस करने के लिए उन्होंने ये एक्ट को ये बिल अभी लाया है उसमें अमेंड करने के लिए। तो पहला अमेंडमेंट है, जो एफएसएसआई था पहले क्या था, उसकी पावर थी कि वो सिर्फ फूड इंडस्ट्री को देखेगा, पर अभी एफएसएसआई को इस बिल के अंदर पावर दे दी है गई है कि वो एनिमल फीड भी देखें। फीड क्या होता है, जो भी सब्सटेंस होते हैं जो एनिमल को रिक्वायर होते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहांस करने के लिए, तो वो होते हैं फीड, ठीक है। फिर पेनल्टी एनहांस कर दी है फॉर वायलेशन ऑफ, ठीक है, चीज़ों के लिए जो भी एक्ट के अंदर वायलेट हो रहे हैं। एक स्पेसिफाई स्टैंडर्ड बना दिया है फॉर फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल, ठीक है, जो कि स्पेसिफाई स्टैंडर्ड जो है फूड पैकेजिंग मटेरियल में फॉलो करेंगे। चलिए हम देखते हैं, बहुत लोग न्यूज़पेपर में ही पैक करते हैं और ये सब, तो जो फूड पैकेजिंग मटेरियल है वो भी बहुत सही होना चाहिए जिसके कारण लोगों को इलीगल इफेक्ट मतलब इफेक्ट्स ना पड़े दूसरे कोई, ठीक है। देन प्रपोजल टू अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट एफएसएसआई एज मेंबर सेक्रेटरी टू ओवरसी द फंक्शन, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है जो कि मेंबर सेक्रेटरी होगा, वो ओवरसी करेगा सारी चीज़ें। अभी तक उनके रोल डिफाइन नहीं किए गए हैं इस बिल के अंदर। और प्रोप्रिएटरी फूड के डेफिनेशन चेंज की गई है। उसका मतलब होता है कि जो भी आर्टिकल जो है फूड है वो स्टैंडर्ड उनका स्पेसिफाई नहीं किया गया है बट वो अनसेफ हो, ठीक है। आर्टिकल ऑफ फूड फॉर विच स्टैंडर्ड हैव बीन नॉट स्पेसिफाइड बट इट इज़ नॉट नहीं बट वो जो है अनसेफ नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है बट वो अनसेफ नहीं है, तो उसके लिए उसकी डेफिनेशन चेंज की गई है। तो दिस इज़ कॉल्ड ड्राफ्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड बिल 2020। सो नाउ लेट्स कम टू द बैक्टीरियल डिसीज़ एंड वायरल डिसीज़। तो इससे पहले समझने से पहले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द वायरस, लेट अस अंडरस्टैंड। बैक्टीरिया जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, और वायरस जो होते हैं वो किस में रेप्लिकेट करते हैं, वो जनरली लिविंग नहीं होते बट दे लिविंग नहीं होते बट दे कैन रेप्लिकेट ओनली विद इन अ होस्ट सेल, ठीक है, जब तक उनको होस्ट सेल नहीं मिलेगा
तब तक वो रेप्लिकेट नहीं करेंगे, तो उनको होस्ट सेल की ज़रूरत है, ठीक है। होस्ट सेल एज एन लेट्स से उन्होंने मेरी बॉडी में अटैक किया, तो मेरी बॉडी का एक पार्ट को लेकर वो पूरे बॉडी में फैल सकते हैं, तो वो होता है वायरस। अगर वो होस्ट सेल में अटैक नहीं करेंगे तो वायरस जो है डेड हो जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, लार्जर इन साइज़, और वायरस जो होते हैं स्मॉलर इन साइज़ के होते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो होस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी पर्सन को इफेक्ट करते हैं। वायरस जो होते हैं वो होस्ट डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया के लिए जो हम बताते हैं, एंटीबायोटिक्स हम हमेशा यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स किसके लिए यूज़ करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। जनरली ये क्वेश्चन आते हैं और भी अदर PSCs में आते हैं। सो एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ करते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। वायरल जो यूज़ करते हैं, वायरस के लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ करते। वायरस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वैक्सीन एंड एंटीवायरल जो ड्रग्स आते हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वायरस एंड बैक्टीरिया में डिफरेंस। सो ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, सो यू मस्ट रिमेंबर इट, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ कम्स टू इंडिया बैक्टीरियल डिसीज़। बैक्टीरियल डिसीज़ में पहला है इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020। किसने रिलीज़ की है? ऑब्वियसली इंडिया की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ की है, ठीक है। और ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? WHO रिलीज़ करता है, ठीक है। तो व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट? जो नंबर ऑफ केसेस हैं, 2.4 मिलियन केसेस जो हैं TB के रिपोर्ट किए गए हैं 2019 में, ठीक है, जो 14% हायर है लास्ट ईयर से, ठीक है। मिसिंग केसेस, रिडक्शन इन नंबर ऑफ मिसिंग केसेस, ठीक है। मिसिंग केसेस मतलब जो भी एस्टिमेटेड केसेस होते हैं और जो भी हम नोटिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ इतने केसेस हैं, तो उसको बोलते हैं मिसिंग केसेस, तो उनका नंबर रिड्यूस हुआ है, ठीक है। सक्सेस रेट जो हुआ है वो इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 69% टू 81% इन 2009। रैंकिंग स्टेट्स की क्या है? बेस्ट परफॉर्मर लार्जेस्ट स्टेट्स में कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। एंड बेस्ट परफॉर्मर इन स्मॉलर स्टेट्स में है त्रिपुरा एंड नागालैंड। एंड कैटेगरी ऑफ UT में है दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज, सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस पढ़ लेते हैं, होता क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कॉज करती है, ठीक है। ये जनरली ट्यूबरक्लोसिस जो है हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है, ठीक है, और पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड होती है थ्रू कफ, स्नीज एंड स्पिट, ठीक है। जो भी हमारे कफ होते हैं, स्नीज होती है, उससे हमारी पर्सन टू पर्सन इफेक्ट होती है। तो ट्रांसमिशन जो होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है, लंग्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। इट टिपिकली जो लंग्स को इफेक्ट करती है उनको पल्मोनरी TB बोलते हैं, और जो हमारे अदर ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है उनको एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रग रेसिस्टेंस TB ड्रग कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस TB होती है, जिसको MDR बोलते हैं। जब TB एटलीस्ट दो ड्रग के क्या बोलते हैं, इफ़ TB दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड, हाँ, जब TB जो है दो फर्स्ट लाइन ड्रग को रिस्पॉन्ड ना करे तो उसको बोलते हैं MDR TB। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट आइसोनिज़ेड और रिफाम्पिसिन को अगर वो ना रिस्पॉन्ड करे तो उसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस TB। जब दो लाइन ऑफ ड्रग को रिस्पॉन्ड ना करे तब हम बोलते हैं MDR। देन एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस TB क्या होती है? XDR TB क्या होती है? जब वो 4 लाइन ऑफ ड्रग्स को रिस्पॉन्ड ना करे, एटलीस्ट 4 लाइन ऑफ ड्रग्स को रिस्पॉन्ड ना करे, दैट इज कॉल्ड XDR TB, ठीक है। 4 लाइन ऑफ ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? उसमें जो है वो ना करे। फिर टोटली ड्रग रेसिस्टेंस TB होती है, जब TB जो है एक फर्स्ट और सेकेंड लाइन TB ड्रग्स को रेसिस्टेंट हो जाए, उसको बोलते हैं हम टोटली ड्रग रेसिस्टेंस TB, ठीक है। नाउ इंडिया जो है हाईएस्ट बर्डन है TB का ग्लोबल TB रिपोर्ट WHO के हिसाब से, ठीक है। तो TB हो गया। देन नाउ लेट्स कम टू द व्हाट आर द की इनिशिएटिव। सबसे पहले ग्लोबल TB रिपोर्ट किसकी होती है? WHO की होती है, ठीक है। ग्लोबली इट इज़ नॉट रिमेंबर टू लर्न द डेटा, बट आपको मेंस के लिए डेटा काम आता है, सो ये आप एक बार देख लीजिएगा। जो इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका है वो हमारे यहाँ 44% ऑफ ग्लोबल TB केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ड्रग रेसिस्टेंस TB जो है वो एक बहुत पब्लिक थ्रेट है लार्ज कंट्रीज़ में। वर्ल्ड जो है वो किसी भी तरह टारगेट को मीट नहीं कर रहा है। जो NTB स्ट्रेटेजी टारगेट है WHO की, उसको कोई भी मीट नहीं कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल कमिटमेंट एंड एफर्ट्स WHO NTB स्ट्रेटेजी किसकी है?
WHO की है, ठीक है, जिसमें क्या करना है 80% रिडक्शन करना है टीबी इंसिडेंट रेट में, ठीक है, जो भी टीबी हो रहे हैं उनको 80% रिड्यूस करना है बाई 2030 कंपेयर टू कौन से लेवल पे, 2015 लेवल पे। 2020 माइलस्टोन जो है 20% रिडक्शन, और 2025 माइलस्टोन और 50% रिडक्शन, ठीक है। देन 90% रिडक्शन इन एनुअल नंबर ऑफ टीबी डेथ्स, ठीक है, 90% हमको किस में रिडक्शन करना है, नंबर ऑफ डेथ्स पे जो भी टीबी से हो रही है उन पे। पहले 80% तो हमको इंसिडेंट रेट रिड्यूस करना है, फिर 90% हमको क्या रिड्यूस करना है, टीबी डेथ्स रिड्यूस करनी है बाय 2030, जिसमें 2020 माइलस्टोन में क्या दिया, 30% रिडक्शन, 2025 माइलस्टोन और 75% रिडक्शन। फिर कोई भी हाउस होल्ड टीबी से टीबी फेस कर रहा है उसके लिए कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस करना है बाई 2020, ठीक है। SDG टारगेट जो था है 3.3 में मेंशन है बाय 2030 तक हमको एड्स जो है एपिडेमिक डिसीज़ जो है उनको कम करना है, ठीक है। एड्स जो हो गया, टीबी, मलेरिया, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़, हेपेटाइटिस, ये सब डिजीज। मॉस्को डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू टीबी, टू एंड टीबी, जो टीबी जो है हमको 2030 तक हमको रिड्यूस करना है। तो टीबी का टारगेट WHO के अंदर कितना दिया, टीबी जो है हमको एलिमिनेट करना है बाय 2030, ठीक है। नाउ कम्स टू द इंडियाज़ टारगेट और इंडियाज़ इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट्स। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो दिया है हमको, इंडिया का जो टारगेट है टीबी एलिमिनेट करने का वो कितना है, 2025 तक, ठीक है, 2025 तक, जो कि 5 ईयर्स अहेड है ऑफ SDG टारगेट जो 2030 में दिया है, ठीक है, जो WHO के भी टारगेट से अहेड है। फिर रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को अभी रीनेम किया गया है रिसेंटली, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम किया गया है, जिसमें एलिमिनेट करना है हमको टीबी बाय 2025, ठीक है। फिर अर्ली एक्यूरेट डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं, ज़ेहिल नेल्सन एसिड फास्ट स्टेनिंग फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, जो कि हमारे डायग्नोस किसको करता है, पल्मोनरी टीबी को डायग्नोस करता है, जो कि ड्रग रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। पेशेंट जो MDR टीबी के लिए डायग्नोस्ड होते हैं वो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट WHO की चीज़ें यूज़ करते हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, निक्षय पोर्टल, जहाँ पे पेशेंट्स का जो भी पेशेंट जो है टीबी से अफेक्टेड है उनको पेशेंट्स का पूरा डेटा निक्षय पोर्टल पे होता है, ठीक है। इंडिया जो है पहली कंट्री है जिसने अडॉप्ट किया है कम्युनिटी राइट्स अंडर स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के अंदर इंडिया जो है पहली कंट्री है जिसने अभी अडॉप्ट किया है कम्युनिटी राइट्स एंड जेंडर टूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का एम क्या है कि हमको इंश्योर करना है कि सारे जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट मिले, उनको अच्छा डायग्नोसिस मिले और वो जल्दी ठीक हो जाए। ये कहाँ 2001 में फाउंड किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट है, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नाउ टीबी सैंपल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अभी हैज़ बीन वाइडेड थ्रू सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी इसको टीबी सैंपल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ा दिया है। टीबी सैंपल ट्रांसपोर्ट का मतलब है किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो इसमें क्या करना है, जो ट्रांसपोर्टेशन करना है, क्या जो भी टीबी सैंपल्स हैं हमारे पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटीज़ से जो भी बहुत दूर दूर है उनको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, टीबी डायग्नोस्टिक लैब तक ट्रांसफ़र करना है। तो दैट इज़ कॉल्ड टीबी सैंपल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टीबी जो है बैक्टीरियल डिसीज़ है, किससे बैक्टीरियल डिसीज़ है, ट्रांसमिशन जो है पर्सन टू पर्सन होता है, ठीक है, लंग्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। MDR XDR एंड टोटल ड्रग रेसिस्टेंस टीबी, और इंडिया जो है हाईएस्ट बर्डन है टीबी की रिपोर्ट इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ किया। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है WHO रिलीज़ करता है, एंड व्हाट इज मॉस्को डिक्लेरेशन एंड व्हाट इज 2020 माइलस्टोन, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सम फैक्ट्स रिगार्डिंग टीबी। तो TrueNet जो है वो WHO ने लॉन्च किया है। ये किस लिए है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर द टीबी, ठीक है। TrueNet अगर एग्जाम में आता है तो इट इज़ अ WHO का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, WHO ने लॉन्च किया है फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ टीबी। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपको पता होगा जिसके अंदर 12 डिसीज़ आती हैं, तो आप मुझे 11 डिसीज़ के नाम बताइए, उसमें से एक डिसीज़ टीबी भी है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आती है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि टीबी इज़ ऑल्सो अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो नाउ लेट्स कम टू द वायरल डिसीज़। तो अभी मैंने आपको वायरस बता ही दिया है, वायरल डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं। नाउ लेट्स कम टू द वायरल डिसीज़। तो फर्स्ट है पोलियो, ओके। सो पोलियो जो है अपने यहाँ इंडिया से इरेडिकेट हो गया है,
WHO ने अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ को, क्यों न्यूज़ में है, अफ्रीकन रीजन जो था उनको वाइल्ड पोलियो से अभी सर्टिफाइड कर दिया है, फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो। ठीक है, WHO ऐसा कब करती है पोलियो से, जब 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक कोई भी केसेस ना आए वाइल्ड पोलियो से रिलेटेड, तो WHO जो है कंट्रीज़ को क्या कर देती है, फ्री डिक्लेयर कर देती है फ्रॉम द पोलियो। ठीक है, अभी तक नो सिंगल कंट्री एज सर्टिफाइड पोलियो फ्री। WHO के जो है 6 WHO रीजन्स हैं, जिसमें से 5 WHO रीजन्स जो है सर्टिफाइड कर दिए हैं फ्री, वाइल्ड पोलियो फ्री। सिर्फ कौन से रीजन नहीं किया गया, एक्सेप्ट मेडिटेरेनियन, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया जो है साउथ एशियन रीजन में आता है, वो भी पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था 2014 में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द व्हाट इज़ पोलियो। पोलियो जो होते हैं, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। 3 टाइप्स के पोलियो होते हैं। पहला जो होता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, सिर्फ टाइप 1 जो है, टाइप 2 और टाइप 3 पूरी तरह एरेडिकेट हुआ है, और टाइप 1 जो वाइल्ड पोलियो वायरस है वो सिर्फ कहाँ पे रिमेनिंग है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में। सिर्फ ओनली टाइप जो 1 पोलियो वायरस है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में रिमेनिंग है। ठीक है, पोलियो के लिए कोई भी क्योर नहीं होता, वो सिर्फ प्रिवेंट किया जाता है थ्रू इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो 2 टाइप्स की वैक्सीनेशन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो हम जब मैंने आपको वैक्सीन पढ़ाया था कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड जीन बेस्ड वैक्सीन, तो उसमें हम बताया था कॉन्जुगेट वैक्सीन में वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस यूज़ करते हैं, वो आपके बॉडी में इंसर्ट करते हैं, जिसके कारण आपको इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है वो लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन वायरस क्रिएट करता है, जो कि वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस क्रिएट करता है। जब भी चिल्ड्रंस को ये वैक्सीनेशन दिया जाता है कि उनका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। बट क्या होता है, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन जो है ये जनरली पीपल जिनको ये रिसीव करते हैं वो बहुत सारे वायरस शेड भी हो जाते हैं थ्रू द यूरिनेशन एंड ऑल। तो ये क्या होता है, कभी कभार ओरल पोलियो वायरस जो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो समटाइम एक्यूमुलेट हो जाता है और फॉर्म क्या करता है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस का मतलब होता है जो वैक्सीन लगाने के बाद हमको मिल गया हो दोबारा से वायरस, दैट इज कॉल्ड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ठीक है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो कभी कभार VDPV की तरह VDPV बना देती है। ठीक है, और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन क्या होते हैं, इनएक्टिवेटेड जो किल्ड फॉर्म ऑफ वायरस यूज़ करते हैं, जो इम्यूनिटी आपको हर टाइप ऑफ पोलियो से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इंजेक्टेबल होती है, जिसको आप इंजेक्ट करते हो, और ओरली क्या है, ओरली जिसको लेते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, IPV जो होते हैं वो जनरली कोई भी लाइव वायरस कंटेन नहीं करते, इसलिए ये जो है वायरस को शेड नहीं करते और इन्फेक्ट नहीं करते दूसरों को। ठीक है, दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करते, बट ओरल पोलियो वैक्सीन जो है VDPV कॉज करती है, जिसके कारण रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, वैक्सीन तो हाउएवर इन सम केसेस वैक्सीन वायरस इज जेनेटिकली ऑल्टर्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, तो वो क्या करती हैं, VDPV कॉज करती है। जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, कभी कभार ही फाउंड होते हैं। ठीक है, जो कि चिल्ड्रन में बनते हैं, जिनके साथ इम्यूनिटी जिनकी बहुत ही कम रहती है। ठीक है, उनको जनरली अफेक्ट करते हैं। WHO ने अभी देखा कि VDPV के केस जो हैं वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिसीज़ जो हमारे यहाँ इरेडिकेट हुई हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं, ये आप याद कर लीजिए। यॉस है, पोलियो है, और स्मॉल पॉक्स है, वॉर्म है, मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस है। ठीक है, तो ये सब एरेडिकेट हो गई हैं हमारे इंडिया से। नाउ कम टू द रिलेटेड न्यूज़। WHO ने अभी इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग किया है। ठीक है, इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में उन्होंने क्या किया, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसको जो है उसके अंदर किसके अंदर लिस्ट कर दिया है, इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग के अंदर। इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग वो प्रोसीजर होता है जिसमें जो अनलाइसेंस वैक्सीन्स हैं उनको हम लिस्ट करते हैं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज़ के लिए। तो कोविड-19 की वैक्सीन अभी इमरजेंसी यूज़ लिस्ट किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेडिसिन आप बनाओ, वैक्सीन बनाओ, जल्दी बनाओ, जिसके कारण ये जो है फैल ना सके। तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया था, वेस्ट अफ्रीका में इबोला वायरस जब हुआ था 2016 में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पोलियो एंड पोलियो वायरस के 3 टाइप होते हैं। सिर्फ ओनली टाइप 1 जो है रिमेनिंग है वो कहाँ पे है, अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो आप नोट कर लीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान। एंड देन 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती हैं, OPV एंड IPV जो है वो कभी वायरस दोबारा मतलब दूसरों को इफेक्ट नहीं करते, और OPV जो है वो VDPV क्रॉस करते हैं। अभी WHO के अकॉर्डिंग VDPV इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड
दैट इज़ द एंड ऑफ पोलियो. नाउ कम्स टू द एवियन इन्फ्लुएंजा विच इज़ बर्ड फ्लू. ठीक है, अभी हमने नाम सुना होगा, कोरोना वायरस के टाइम पे बर्ड फ्लू भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. ठीक है, तो सेंट्रल टीम ने अभी विज़िट किया स्टेट केरला के स्टेट को, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश. वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये सब फैल रहा है. ठीक है, तो व्हाट इज़ बर्ड फ्लू. सबसे पहले बर्ड फ्लू होता क्या है. बर्ड फ्लू जो होता है वायरल इन्फेक्शन होता है. ठीक है, वायरल डिसीज़ होती है जो कि कंटैगुअस होती है. कंटैगुअस मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, दूसरे को पास होती है. तो ये किसको जनरली स्प्रेड करती हैं, बर्ड्स को और अदर पोल्ट्री जो एनिमल्स होते हैं और अदर एनिमल्स होते हैं उनको इफेक्ट करती हैं. ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं ये जनरली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है बर्ड फ्लू के लिए, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आती हैं और वायरस लेकर आती हैं इंडिया में. ठीक है, इंडिया में क्या ही, जो जहाँ से भी आती हैं. ये जनरली लोकल मूवमेंट से भी स्प्रेड होती है. रेसिडेंशियल और पोल्ट्री जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर भी इफेक्ट होती हैं. ये किससे वो होती है, एवियन इन्फ्लुएंजा. तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंजा वायरस से होंगी, टाइप ए वायरस, विच जनरली इफेक्ट पोल्ट्री इन बर्ड्स. ठीक है, पोल्ट्री बर्ड्स को इफेक्ट करती हैं. इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से होती हैं और पोल्ट्री बर्ड्स को इफेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल चिकन एंड टर्कीज. ठीक है, एक्वेटिक बर्ड्स जो होती हैं नेचुरल रिजर्वायर होती हैं फॉर द सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन हो. इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो होते हैं वो एवियन क्लासिफाइड एज एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि H5N1, H9N2, स्वाइन इन्फ्लुएंजा H1N1 एंड H3N2 एंड अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. ठीक है, अब इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस जो है क्लासिफाइड इनटू सब टाइप्स. कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं, हेमाग्लूटिन एंड न्यूरामिनिडेज. ठीक है, तो HA का मतलब होता है हेमाग्लूटिन एंड न्यूरामिनिडेज Na. ठीक है, ह्यूमन इन्फेक्शंस जो होते हैं, जब आप डायरेक्टली आप इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आएंगे तब आपको ह्यूमन इन्फेक्शन होगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस. इन्फ्लुएंजा वायरस जो है फैमिली ऑर्थोमाइक्सोविराइडे से कॉज किए जाते होते हैं और ये सिंगल स्टैंडर्ड सेगमेंटेड RNA वायरस, RNA जीनोम होता है इनका. ठीक है, ये जनरली ड्रॉपलेट्स रेस्पिरेटरी जो है इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर अगर उससे आप कांटेक्ट में आएंगे तो आपको भी हो जाएगा. तो 4 टाइप्स के इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं. पहला है इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो कि ह्यूमन और डिफरेंट एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है. ठीक है, द इमरजेंस ऑफ न्यू एंड वेरी डिफरेंट इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है. फिर आता है बी वायरस जो कि ह्यूमंस में होता है और सीजनल एपिडेमिक्स होता है और इन्फेक्ट करता है. ठीक है, इन्फ्लुएंजा सी वायरस जो है ह्यूमंस और पिग्स को दोनों को इफेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंजा डी वायरस जो है कैटल को इफेक्ट करते हैं. अभी तक ये नहीं पता है कि वो पीपल को इफेक्ट करते हैं कि नहीं करते. तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस. नाउ कम टू द G4 वायरस. G4 वायरस जो है एक स्वाइन फ्लू की तरह ही वायरस है जिसका सेम जीनोम है, जीन्स है एज जो स्वाइन फ्लू का था. ठीक है, जो 2009 में फ्लू पैंडेमिक हुआ था. G4 स्ट्रेन्स जो है वो उसकी कैपेबिलिटी है कि ह्यूमन रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, जैसे कि सार्स कोविड जो है ह्यूमन रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है. जनरली ये रिसेंटली एमर्ज हुआ है H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि चाइनीज़ पिग्स को इन्फेक्ट करता है. ठीक है, this is called G4 and influenza virus and bird flu. Now let's come to the AIDS. bird flu. ठीक है, तो bird flu ह्यूमन को तभी इन्फेक्ट करेगा जब वो किसी के कांटेक्ट में आएंगे. Now comes to the AIDS. अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्टडी, इंडिया जो है अभी अपना एड्स के टारगेट को जो है उसका एड्स का टारगेट था कि उसको 2030 तक एड्स कम करना है, तो अपनी मिस कर दिया उसने टारगेट अपना. तो 2016 में अभी यूएन हाई लेवल मीटिंग एड्स में हुई थी. इंडिया ने अपना कमिट किया था टारगेट कि आप वो एड एंड करेंगे कब तक, 2030 तक एंड कर देंगे. ठीक है, SDG 3.3 एम कहता है कि एंड एड्स पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030. अब एड्स होता क्या है. एड्स जो होता है लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ होती है जो किससे कॉज होती है, HIV वायरस से कॉज की जाती है, HIV वायरस से होती है. ठीक है, HIV जो है हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है और डिसीज़ कॉज करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है. तो HIV से क्या बनता है, एड्स क्रॉस होती है. ठीक है, नाउ यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एड्रेसेस ग्लोबल प्रिवेंशन कोएलिशन फॉर HIV प्रिवेंशन. ठीक है, तो ग्लोबल प्रिवेंशन कोएलिशन क्या है, इट इज़ अ कोएलिशन है जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट के बीच में है, डोनर, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट के बीच में है कि आप HIV को जो है प्रिवेंट करो और उसके रिगार्डिंग जो सपोर्ट्स है उसको, ग्लोबल एफर्ट्स है उसको इंक्रीज़ करिए. ठीक है, ये क्या करेगी, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी प्रिवेंशन के लिए. दूसरा चीज़, इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ऑफ 2016 पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन एंडिंग एड्स. ठीक है, इंक्लूडिंग 75% रिडक्शन इन HIV इन्फेक्शन बाय 2020 एंड एंड एड्स बाय
2030। ठीक है, तो की हाईलाइट्स क्या क्या है स्टडी के, जो हमारा HIV इन्फेक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है ओनली 27% 2017 से 2010 से 2017 में, और 75% डिक्लाइन बाई 2030 हमारा नेशनल टारगेट है। ठीक है, पीपल जो HIV और एड्स से वो कर रहे हैं 2.1 मिलियन इन 2017 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। स्टेट जो है हाईएस्ट जो जहाँ पे पीपल HIV के साथ हैं वो महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, और राइजिंग HIV इन्फेक्शंस जो है अरुणाचल प्रदेश और आसाम मिजोरम में भी हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एड्स। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द येलो फीवर। ओके, नहीं तो सबसे पहले स्टेप्स टेकन टू इरेडिकेट एड्स के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है पहला स्टेप। दूसरा है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 टू 2004, जिसमें आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो एड्स होते हैं उनको आप को कम करना है। प्रोजेक्ट सनराइज इज रिलेटेड टू स्टेट एड्स, बट ये कैसे स्टेट्स में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको एड्स का प्रिवेंशन करना है। 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनमें आपको एड्स का प्रिवेंशन करना है। 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए प्लस सिक्किम, दैट इज कॉल्ड 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको एड्स का प्रिवेंशन करना है। इसके लिए प्रोजेक्ट सनराइज है। फिर एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सर्विसेज जो है मिशन संपर्क के थ्रू आपको मिल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंटी रेट्रो मिशन संपर्क क्या है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सर्विसेज है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द येलो फीवर। येलो फीवर अभी आप बहुत न्यूज़ में देख रहे होंगे। येलो फीवर जो है जनरली रिसेंट दिखाया गया है कि येलो फीवर जो है वो हमारे कहाँ शिफ्ट हो रहा है, सेंट्रल ईस्टर्न अफ्रीका से नहीं वेस्ट अफ्रीका से सेंट्रल ईस्टर्न अफ्रीका में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्यों शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड फैक्टर्स, टेम्परेचर और रेनफॉल के कारण हो रहा है। येलो फीवर क्या है, एक हेमोग्राफिक डिसीज़ है जो कि मॉस्किटो से कॉज करती है, बिलोंगिंग टू एडीज एंड हेमोगोगस स्पीशीज़। ठीक है, येलो इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि जब भी आपको ये कॉज करती है तो आपको जॉइंटिस अकर करता है, जॉइंटिस हो जाता है कुछ पेशेंट्स में, तो आप पीले पड़ जाते हो, तो इसलिए येलो बोलता जाए। सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर, हेडेक, जॉइंटिस, मसल पेन, न्यूसिया, वॉमिटिंग एंड फटीग। वायरस जो है एंडेमिक कहाँ पे है, ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका, मतलब कहाँ पे सिर्फ एंडेमिक है, कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो इंडिया में अभी तक नहीं है, बट ठीक है। तो वैक्सीन जो है उसके लिए, वैक्सीन जो है इस डिसीज़ के लिए अवेलेबल है। सिंगल डोज जो है आपको प्रिवेंट कर सकता है, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन दे सकता है। WHO का एलिमिनेट येलो फीवर एपिडेमिक स्ट्रेटजी जो है वो 2017 थी, WHO ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड येलो फीवर। नाउ कम्स टू द अदर डिसीज़। वायरस और बैक्टीरियल डिसीज़ खत्म हो गई है। नाउ लेट्स कम टू द अदर डिसीज़ विच इज़ कॉल्ड मलेरिया। ठीक है, तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 किसने रिलीज़ किया, ऑब्वियसली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये क्या करता है, देखता है कि मलेरिया के प्रोग्राम्स में और मलेरिया के रिलेटेड जो मलेरिया जिससे हो रहा है उनके लिए आप क्या डायग्नोस कर रहे हो, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, उन सब चीज़ों को ट्रैक करता है। ठीक है, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट, व्हाट इज़ कॉल्ड मलेरिया। मलेरिया जो है एक पैरासाइटिक डिसीज़ है। ठीक है, याद रखिएगा मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअन डिसीज़ है, प्रोटोजोआ से कॉज्ड होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ कॉज करता है। ये जो है पीपल को ट्रांसमिटेड होती है थ्रू किससे, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो होता है वो जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है वो पीपल को ट्रांसमिट करता है। मलेरिया जो है वो उनसे होता है। ठीक है, आउट ऑफ 5 मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट्स स्पीशीज, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम विविक्स पोस्ट ग्रेटेस्ट हिट। ठीक है, तो ये दोनों जो है मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एज कंपेरिजन टू अदर। ठीक है, मलेरिया जो है वो कौन सी डिसीज़ है, प्रोटोजोअन डिसीज़ है, पैरासाइटिक डिसीज़ है। ठीक है, पैरासाइट से कॉज होती है। अब देखते हैं सॉरी, मलेरिया जो है मलेरिया के इंसिडेंट्स जो है हमारे इंडिया की फाइंडिंग्स क्या है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट की। तो मलेरिया के जो इंसिडेंट्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं फ्रॉम 2000 टू 2019। WHO जो है अफ्रीकन रीजन जो है वो 94% ऑफ केसेस मलेरिया के निकालता है। इंडिया जो है ओनली हाई एंडेमिक कंट्री है जहाँ पे जो मलेरिया के केसेस हैं वो डिक्लाइन हुए हैं एज 2018 से 2019 तक। ठीक है, अब ये हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट जो है ये कंट्री लेड अप्रोच है। ठीक है, जिसमें 4 अप्रोचेस के अंदर है, पोटेंशियल विल, पॉलिटिकल विल, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन, बेटर गाइडेंस एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस। ठीक है, इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम है, मल्टी सेक्टोरल रिस्पांस है। ठीक है, नाउ कम्स टू द स्टेप्स टू इरेडिकेट मलेरिया। तो सबसे पहले WHO का ही है, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव किसका है, WHO का, जिसमें 11 कंट्रीज है और इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है।
ठीक है, इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016 to 30 है, जिसमें सॉरी जिसमें रिडक्शन करना है मलेरिया केसेस आपको एटलीस्ट 40% 2020 तक, 75% 25 तक एंड 90% बाई 2030 2015 एज अ बेस लाइन लेना है। ठीक, कितना 40% 2020, 75% 2025 तक, 90% 2030 तक। नाउ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 भी इंडिया ने लॉन्च किया था, एंड नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था। तो दिस इज़ कॉल्ड मलेरिया। मलेरिया से ही रिलेटेड एक और डिसीज़ होती है जिसको काला अज़र बोलते हैं, तो वो मैं आपको बाद में अभी बताती हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट ही टॉपिक है। ठीक है, नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल, सबसे पहले नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो कि किसी एजेंट से हमको नहीं मिलती हैं। ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया से नहीं मिलती। ये जनरली क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं जिनका वो बहुत सालों तक रहती हैं और बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन कौन सी हो गई? अल्जाइमर्स हो गई, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गया, एंड क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। तो दीज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो ये न्यूज़ में क्यों है? अभी रिसेंटली ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स ने रिलीज़, ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स जो है वो रिलीज़ किसने किया है? WHO ने रिलीज़ किया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो कितना हमारे कंट्रीज़ में डेथ कॉज कर रही है। 74% डेथ कॉज कर रही है, डेथ हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से 2019 में। ठीक, तो की फाइंडिंग्स क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो 7th है इन द कैटेगरी ऑफ टॉप 10 जो डेथ कॉज करती हैं जो भी डिसीज़, उसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है 7th है। हार्ट डिसीज़ जो है 16% टोटल डेथ हमारे यहाँ कॉज करती है, और लाइफ स्पैन जो है इंक्रीज हो रहा है ओवर द ईयर्स। ठीक है, 73। ठीक है, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं? जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए, मेंटल हेल्थ, एस्थमा के लिए, एंड बैक्टीरियल बिहेवियर, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, अनहेल्दी डाइट, टोबैको आप खा रहे हो, अल्कोहल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अर्बनाइजेशन के कारण, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम होती है। ठीक है, पुअर हाउसिंग होता है, वेंटिलेशन नहीं होता जिसके कारण, और कल्चरल नॉर्म्स, जैसे कि आप प्रेफरेंस देते हो फूड जो कि एनिमल फैट जिसमें ज़्यादा होता है, तो हाइपर टेंशन और एनीमिया वगैरह, ओबेसिटी, ये सब होता है, तो जिसके कारण ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। अब ग्लोबल मेजर्स क्या क्या हैं टू कंट्रोल द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो एक ग्लोबल चैलेंज रिकग्नाइज्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका क्या है कि 1/3 प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से आपको कम करनी है, SDG 3.4 के अंदर टारगेट है। WHO ने लॉन्च किया है ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज 2013-2020। ठीक है, जिसमें 9 ग्लोबल टारगेट्स हैं। गवर्नमेंट को हेल्प करेगा कि आप जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है उसको रिस्पॉन्ड करें। इंडिया जो है पहली कंट्री है जिसने अपना नेशनल स्पेसिफिक टारगेट बताया है। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल को डेथ जो है वो 25% रिड्यूस करेगी बाय 2025। कितना? 25% बाय 2025। अब मेजर्स जो है इंडिया ने लिए हैं टू कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक, ठीक है, वॉज लॉन्च 2010 में लॉन्च किया गया है। ये किस पे फोकस कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ करेगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बढ़ाएगी, हेल्थ प्रमोशन करेगी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है जो भी हमारे टारगेट है हम उसको अचीव कर पाएँ। फिर आयुष्मान भारत के अंदर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से भी डील करता है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत जो है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से दोनों से डील करता है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है टैक्स लगाता है जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं अनहेल्दी फूड्स का। ठीक है, फिर ईट राइट मूवमेंट अभी हमने पढ़ा ही था, हार्ट अटैक मूवमेंट। दिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इंडोर एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ग्लोबल इनिशिएटिव और इंडिया का इनिशिएटिव। नाउ कम्स टू द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो फर्स्ट इज़ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डाईहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है जो जनरली सबसे ज़्यादा मेल पे प्रेवलेंट होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो अमाउंट है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डाईहाइड्रोजिनेज का वो कम हो जाता है ब्लड में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो कि बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है। G6PD जो होता है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको हेल्दी
करने के लिए काम आता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ये जनरली जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है, किस में होती है, ज़्यादातर मेल में होती है, ठीक है। रिसेंटली सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अभी रेस किया है कंसर्न रिगार्डिंग दिस कि वाटाले प्रजापति कम्युनिटी जो है उसमें 25% जो है पीपल है जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं, वो G6 PD से भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। देन कम्स टू द लेड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट लॉन्च बाय यूनिसेफ एंड प्योर अर्थ, ठीक है। 1/3 जो हमारे चिल्ड्रंस हैं वो ग्लोबली लेड पॉइजनिंग से इफेक्ट हो रहे हैं। लेड क्या है, क्यूमुलेटिव टॉक्सिकेंट है, ठीक है। जनरली बॉडी में जैसे ही एंटर करता है तो वो इंक्रीज़ करता है इन्फेक्शंस, ठीक है, जब मल्टीपल हर बॉडी सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और लेड जो होता है हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स में होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, इन सब में लेड होता है, तो हम लोगों को कम यूज़ करना चाहिए इन सब चीज़ों को। तो लेड पॉइजनिंग जो होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो क्राइटेरिया है कि लेड जो है कंटेंट जो है वो 50 पार्ट्स पर बिलियन से एक्सीड नहीं होना चाहिए। और WHO का टारगेट क्या है कि 5 पार्ट्स पर बिलियन में ड्रिंकिंग वाटर में लेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो WHO का 5 है एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का 50 है। नाउ लेट्स कम टू द काला हज़ार, जो कि मैंने अभी बताया था। ये जो है ट्रॉपिकल डिसीज़ है, ये ट्रॉपिकल डिसीज़ है जो कि प्रोटोजोवन डिसीज़ है, ठीक है। पैरासाइटिक डिसीज़ है, लिस्मेनियन पैरासाइट से कॉज होती है, ठीक है, जिसमें और ह्यूमन में इन्फेक्ट करती है बाय इन्फेक्टिंग फीमेल सैंड फ्लाइज। फीमेल सैंड फ्लाइज जब भी कांटेक्ट में आते हैं ह्यूमन के तो वो ह्यूमन को इफेक्ट करती है। तो वो किससे होता था, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता था, पैरासाइट से होता था। और ये किससे होता है, फीमेल सैंड फ्लाइज से होता है। काला अज़र किससे होता है, फीमेल सैंड फ्लाइज से होता है। इरेगुलर फीवर आता है, वेट लॉस होता है, एनीमिया होता है, लीवर स्वेल होता है। अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबली जो है 7 to 10 लाख जो केसेस हैं वो एनुअली अगर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस। इंडिया जो है 2/3 ग्लोबल केसेस को अकाउंट करता है रेजानी, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो WHO का एक टारगेट है टू एलिमिनेट काला अज़र by 2020 इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो डेडलाइन जो है अभी एक्सटेंड कब तक कर दी गई है, 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो डेडलाइन अभी एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ वो होती हैं जो जनरली वर्ल्ड्स के पुअरेस्ट पीपल को इफेक्ट करती हैं, और उसमें जो है ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता एज कंपेरिजन टू द अदर डिसीज़। तो दीज आर कॉल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। फॉर एग्जाम्पल डेंगू, लेप्रेसी, लिम्फेटिक फिरिलिसिस, ट्रैकोमा, लिशमनाइसिस, ठीक है। दीज आर द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। जनरली यूपी एंड वेस्ट बंगाल जो है एलिमिनेट द टारगेट ऑफ डेडली काला अज़र नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। सो मैं और जो फार्मास्यूटिकल्स वाला पार्ट है वो मैं बाद में कवर करूँगी, क्योंकि उसमें कोविड-19 भी आएगा। तो थैंक यू सो मच।